नमस्कार, मैं सैलन प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे शो में हैं ओमकार सिंह बिक्की ठाकुर, सिंधु परिषद से गौरक्षा विभाग से प्रांत संयोजक हैं, हमारे साथ हैं। तो हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक पावर का। सबसे पहले रामजीवन जी, आपकी पूरी टीम को, पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात प्रशासन से राजनीति की तरफ आने की, तो मैं आपको बता दूं, जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब अपने अध्ययनरत दौड़ में रहता है तो हमेशा यही सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत सारी चीज़ें रहती है लेकिन आवश्यक नहीं है। आज दिल्ली में आप देखिए लाखों लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सफ़र कितने लोग होते हैं? एक साल में 350 से 400 लोग। बाकी लोग क्या करते हैं? लेकिन हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा होता है। कोई बहुत अच्छा कलाकार होता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है। हालांकि हम लोग विश्व हिंदू परिषद को बचपन से सुनते आए थे, जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ था। सरस्वती विद्या मंदिर के हम लोग विद्यार्थी रहे हैं, तो संघ की भावनाएं मन में कहीं ना कहीं थी हम लोगों के। तो जब मैंने एमपी में प्रशासनिक परीक्षाएं दी, हमने मुख्य परीक्षाएं लिखी, इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन हो सकता है हमारे भाग्य में वो नहीं था और भगवान कहीं प्रभुराम और हमें ले जाना चाह रहे हों। तो फिर विश्व हिंदू परिषद हमने ये एक पदाधिकारी के रूप में इसको ज्वाइन किया और विभाग प्रमुख के दायित्व से यहाँ शुरुआत करते हुए आज प्रांत से संयोजक की भूमिका में भी यहाँ। आज इतने बड़े पद पर हैं आप। कहा जाता है राजनीति में कोई ना कोई एक गॉडफादर होता है, आपके कौन से गॉडफादर? देखिए, गॉडफादर अगर हम शब्द को यूज करते हैं तो गॉड माने सीधा भगवान होता है और फादर मीन पिता होता है। तो भगवान पिता में अगर हम कहें तो उस हिसाब से तो गॉडफादर सबके, मेरा कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है। प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, उनके आशीर्वाद से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ चल रहे हैं। क्यों गॉडफादर हम कोई बना के चलेंगे? क्योंकि व्यक्ति के समय का भरोसा नहीं है। हो सकता है कल हम रहें ना रहें, और जिस दिन मेरा गॉडफादर नहीं रहेगा मैं किसका हाथ पकड़ूंगा? इसलिए प्रभु राम का हाथ पकड़े हैं, जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक पहुँचा जाएगा। बुंदेलखंड में आप देखें, गायों की स्थिति बड़ी हालत बेकार है, स्थिति नाजुक है। अभी बुंदेलखंड उपाध्यक्ष राजा मुंदीदा जी कल आए थे, उन्होंने भी कहा है कि पिछड़ेपन का जो दाग है वो बुंदेलखंड से हट नहीं रहा है। तो इस पर क्या मानते हैं? देखिए, बुंदेलखंड की हम बात करें, जैसा कि आप लगातार उनके दौरे में साथ रहे हैं, 2 दिन का उनका कि जवानी किसानी पानी करके उनकी जो यात्रा थी, तो मैं भी साथ में उनके रहा हूँ उपाध्यक्ष जी के। तो मैंने लगा कि कहीं ना कहीं उनकी कोई बातें बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी हैं। हमारा बुंदेलखंड खनन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप चाहे अपना झांसी देख लीजिए, जालौन देख लीजिए, बहुत सारी खदानें हैं, लेकिन हमारी वो बालू जा कहाँ रही है। और यहाँ जो खदानें हैं इस बार मैं देख पा रहा हूँ जनरली बाहर के लोग लिए हुए हैं, या तो राजस्थान की कंपनियाँ हैं या मध्य प्रदेश की कंपनियाँ हैं। हम लोग यहाँ अपने, जैसे बताया जाता है कि 7 नदियाँ हमारे यहाँ हैं, उसका जल भी बाहर जा रहा है। हमारे जल का दोहन हो रहा है, हमारी बालू का दोहन हो रहा है, जिसको कि हम लाल सोना कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो भी ऐसे कार्यकर्ता हैं सक्रिय रूप से, जिनको कहें पावर है, जैसे पब्लिक पावर रखकर, जिनको प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो लोग कर सकते हैं। हम लोग तो केवल अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हम एक संगठन देख रहे हैं। अभी हमारे हाथ में कोई ऐसा दायित्व नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल हमारे साइंस से कोई सारी चीज़ें हो जाएं। पिछली जो सरकार रही है उनमें ये बड़ा मुद्दा उठाया जाता था, गायों के ऊपर, खनन के ऊपर, बुंदेलखंड के ऊपर, आज शिक्षा के ऊपर बुंदेलखंड में। आज भी स्थिति नाजुक है। स्थिति नाजुक तो रंजन जी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि गायों का मुद्दा उससे पहले नहीं उठाया गया। इससे पहले जो भी सरकारें थी, कभी ना अस्थायी गौशाला का पैटर्न आया है, ना ही खाना गौशालाओं का पैटर्न आया है, और ना ही आपका जो 30 रुपये जो पर गाय के हिसाब से दिया जा रहा था, ना ये प्रोसीजर आया है। और रही खनिज की बात, तो आप देखिए जितने खनिज माफिया थे तो भाजपा सरकार में सबके ऊपर जांचें बैठ गई हैं। जिन्होंने हमारे यहाँ खनिज का दोहन किया हुआ है, हमारे यहाँ बेतवा नदी का सबसे ज़्यादा खनिज में हमारे यहाँ बेतवा नदी का प्रयोग किया जाता है। अवैध रूप से लोगों ने किया, लेकिन आपको जो भी आज आप काम करते हैं, ऐसा काम जो कानून के परे होता है, उसकी सज़ा आज नहीं तो कल आपको मिलनी होती है। इसलिए आप देखिए लगभग आप पूरा पार्ट उठा के देखिए पिछले 5 से 10 सालों का, 2010 के बाद सबको सजाएं मिलनी शुरू हो गई।
अच्छा, राम मंदिर बनने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है 1-1 रुपए लो और वहाँ पहुँचना है, ये क्या है मतलब? देखिए, राम मंदिर जब उस समय गिरा हुआ था तो बड़ा एक देश में भूचाल आया था, और मुझे लग रहा है राम मंदिर मुद्दा विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा था भारत के लिए। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि सबके गॉडफादर, हम सबके गॉडफादर प्रभु राम हैं। चलते चलते वो प्रक्रिया 28 साल बाद कोर्ट का निर्णय हुआ, राम मंदिर की नींव भी रख गई है। अब आपका ये प्रश्न था कि सबसे एक सहयोग मांगा जा रहा है। तो देखिए, सहयोग क्या होता है कि मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है सहयोग कर सके, हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं कि अयोध्या जी जाके दान कर सके। तो जो भावनाएं राम मंदिर से लोगों की जुड़ी हुई थी, उस भावना को इस मुद्दे पे लेते हुए संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये, ये 3 आपके कूपन तैयार किए हुए हैं कि ये इसलिए तैयार किए होंगे आप 10 रुपये दीजिए, आपको ये लगे कि जो हमारे आराध्य हैं कम से कम 10 रुपये हम मंदिर में हमने दान दिया हुआ था। जब वो व्यक्ति कल मंदिर जाएगा, जब पैर छुएगा भगवान को, उसके मन में लगेगा ये मंदिर बनाने में हमारी भी कहीं ना कहीं से भूमिका रही है। जैसे कि कारीगर होते हैं, मेरा मकान है, आपके मकान बने हुए हैं, तो कारीगर ईंट लगा, वो मकान उसका नहीं होता है, लेकिन वो काम करके जाता है। 2-3 साल बाद जब वो वहाँ लौटता है, फिर कहता है देखो ये मकान मैंने बनाया था। क्यों? क्योंकि उसने उसमें ईंट लगाई हुई थी, उसका पैसा नहीं था, उसने तो आपसे श्रम लिया, पैसा लिया, ईंट लगाई है, उसका पैसा दिया। तो जब हम मंदिर जाएंगे तो ये भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने के लिए, हिंदू धर्म में प्रत्येक भारतवासी को ऐसा नहीं है केवल हिंदू इसमें दान करेगा, इसमें मुस्लिम भाई भी दान करेंगे, केवल धार्मिक भावना से जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा, युवाओं के लिए आप ऐसा क्या करते हैं जो युवा इतनी ज़्यादा संख्या में आपसे जुड़े हैं? देखिए, युवाओं के लिए मैं बात करूं, आप भी एक युवा पत्रकार हैं और आप बचपन से मेरे मित्र रहे हैं, और युवाओं में आपने भी जो 1 साल में आपका ये पब्लिक पावर, पूरा 1 साल भी आपको नहीं हुआ होगा पब्लिक पावर को, लेकिन आज आपका चैनल भी, क्योंकि युवा जो होता है ना उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं कि जो अपने यंगर लोग, बड़े लोग हैं, उनके काम करने के तरीके अलग हैं, वो भी कभी युवा रहे हैं। युवा जब आगे जाता तो वो पीछे अनुभव छोड़ता जाता है, तो हमें अनुभव लोगों से सीखने होते हैं। और रही युवाओं की बात, जैसे कहा जाता है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नहीं, कभी कभी बड़े बड़े बाहुबली नेता होते हैं, उनके सामने भी जाना पड़ता है, कभी कभी बात चलती है। ठीक है, तो बाहुबली वो नेता अपने लिए बाहुबली है भाई, हर व्यक्ति अपने लिए बाहुबली है। कुछ लोग कहते हैं ओंकार ठाकुर बाहुबली हैं, काय में बाहुबली हैं ओंकार ठाकुर, ऐसा नहीं है। बाहुबली लोगों के नज़रिए में होता है, लोग बाहुबली हैं। और बाहुबली मैं बताऊं, जब एक छत्र राज लोग, मैं आपको जिला जालौन के, आप भी यहाँ के निवासी हैं, जिला जालौन, जिला झांसी में कोई भी व्यक्ति एकमेव नहीं है, कोई व्यक्ति बाहुबली नहीं है। किसी भी समाज से उठा लीजिए, किसी भी पार्टी से उठा लीजिए, ये हमारे यहाँ ये पूर्वांचल नहीं है, ये बुंदेलखंड है, यहाँ सब बुंदेली हैं और सब अपने आप में सक्षम है।